डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एस्पिरेशन एंड कंटिन्यूअस ड्रेनेज। पहले भी एक बार डिस्कस हम लोग इसको कर चुके हैं। एस्पिरेशन एंड कंटिन्यूअस ड्रेनेज में स्पेशल प्रोसीजर्स इन पेशेंट केयर। आज का स्लाइड, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशन, मास्टर एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायरमेंट, identify equipments and preparation needs, recognize potential complications and implement proper patient monitoring। इसका की फोकस है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, स्टेराइल टेक्निक, पेशेंट कंफर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्टेप बाय स्टेप एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अंडरस्टैंड इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस, इससे हम ये समझेंगे कि क्या इंडिकेशन है और क्या कंट्राइंडिकेशन है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मास्टर एसेप्टिक टेक्निक्स क्या है, उसके थ्रू हम कैसे प्रोसीजर को करेंगे। आइडेंटिफाई इक्विपमेंट्स एंड प्रिपरेशन नीड्स, इक्विपमेंट्स को जानेंगे और क्या प्रिपरेशन की नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको जानेंगे। रिकॉग्नाइज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, इसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं उनको पहचानना जानना, और इम्प्लीमेंट प्रॉपर पेशेंट मॉनिटरिंग, और कैसे पेशेंट की मॉनिटरिंग को प्रॉपर्ली हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये जानना आवश्यक है। नेक्स्ट की फोकस किस पे रहेगा? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टेराइल टेक्निक कैसे अडॉप्ट की जाती है, पेशेंट को कंफर्ट पे कैसे रखना है, और उन सारी प्रोसेसेस को जो प्रोसीजर्स को करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ये सब। नाउ दिस इज व्हाट इज एस्पिरेशन। एस्पिरेशन इज द रिमूवल ऑफ फूड और एयर फ्रॉम बॉडी कैविटी यूजिंग ए नीडल और कैथेटर। This diagnostic and therapeutic procedure helps relieve pressure, obtain samples for analysis and improve patient comfort। सिंपल भाषा में कहें तो एस्पिरेशन एक वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम शरीर के अंदर से फ्लूइड्स को या एयर को निकालते हैं बॉडी कैविटी से। ठीक है, किसके माध्यम से? या तो सुई के माध्यम से या कैथेटर के माध्यम से। This diagnostic and therapeutic procedure helps relieve pressure। ये टेक्निक पेशेंट को डायग्नोसिस में भी और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स में हेल्प करती है। फॉर ऑब्टेन सैंपल्स फॉर एनालिसिस, सैंपल्स को भी ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में, उसकी एनालिसिस करने में, और पेशेंट के इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट के कंफर्ट को भी इम्प्रूव करती है। कॉमन साइट्स क्या होती है? अगर चेस्ट के एरिया में, प्लूरल एरिया में हम उसको एस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसको थोरासेंटेसिस कहते हैं। अगर पेरिटोनियल कैविटी में है तो फिर पैरासेंटेसिस कहते हैं। जॉइंट पे अगर इसको हम प्रोसीजर करते हैं तो उसको आर्थोसेंटेसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ पेरिकार्डियल, अगर हार्ट से रिलेटेड एरिया में करते हैं पेरिकार्डियल साइट। नेक्स्ट पर्पस में डायग्नोस्टिक सैंपलिंग, प्रॉपर डायग्नोस्टिक होती है इसके द्वारा। सिम्टम रिलीफ होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन किसी कारण से हुआ, अलग उसकी बताऊंगा चीजें क्या किन कंडीशंस में, तो उसमें सिम्टम में रिलीफ होता है। साथ में अगर वहाँ पे प्रेशर के कारण कोई ब्लड कलेक्शन है या कोई फ्लूइड कलेक्शन है, उसकी वजह से उस एरिया में प्रेशर पड़ रहा है तो प्रेशर को भी घटाता है इस प्रोसीजर के द्वारा। एंड मेडिकेशन डिलीवरी, और ये रूट जो बनाया जाता है इससे मेडिकेशन भी दे सकते हैं। कंटिन्यूअस ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है समझिए। कंटिन्यूअस ड्रेनेज मेंटेन्स ऑनगोइंग रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर थ्रू एन इनड्वेलिंग कैथेटर कनेक्टेड टू ए कलेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस ड्रेनेज सब याद रखिएगा, कोई चीज लगातार अंदर से, शरीर के अंदर से बाहर की तरफ निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको कंटिन्यूअस ड्रेनेज कहते हैं। अब चाहे कोई वहाँ पे फ्लूइड भरा है, चाहे कोई एयर कंटिन्यू प्रोड्यूस हो रही है, या उस जगह पे ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, या कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे सेप्सिस बहुत है, या फिर आप राइल्स ट्यूब डाल करके नेजल रूट से आप पेट की गंदगी को निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तो अलग अलग लेवल पे हम लोग चीज़ों को कंटिन्यूअस ड्रेनेज का यूज करते हैं। एंड दिस प्रिवेंट्स रीएक्युमुलेशन, मतलब दोबारा उस कलेक्शन को दोबारा होने से रोकता है, रीएक्युमुलेट होने से रोकता है। एंड अलाउज फॉर प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, और लंबे समय तक जो अगर मैनेजमेंट की जरूरत है तो उसको भी अलाउ करता है। ठीक है, टाइप्स कैसे देखा होगा, चेस्ट में ट्यूब्स डाली जाती है। ठीक है, फिर यूरिनरी कैथेटर, यूरिन के लिए कैथेटर डाला जाता है। वूंड ड्रेन्स, अगर कोई घाव है तो वहाँ पे ड्रेन डाला जाता है ताकि वहाँ पे कोई जो फाउल सिक्रीशंस बन रहे हैं, जो शॉकेज बन रहा है, इन्फेक्शियस सिक्रीशंस बन रहे हैं, वो बाहर आते हैं ताकि वो जल्दी से एरिया हील हो। या फिर बिलरी ड्रेन, ये बिलरी ड्रेन डाल करके जो एक्स्ट्रा जो बायल होता है उसको
करते हैं। सिस्टम क्या है? ग्रेविटी ड्रेनेज, सक्शन ड्रेनेज, वाटर सील एंड क्लोज सिस्टम। ये जो ग्रेविटी ड्रेनेज है, आप किसी भी प्रोसेस में अगर आप जैसे मान लीजिए मेजर रूट में हमने लाइट ट्यूब डाल दी और उसको आपने लगा के छोड़ दिया नीचे चैम्बर में, तो वो अपने आप ही ग्रेविटी के साथ में आता रहता है, प्रेशर है उसको जनरेट होता रहता है। फिर सक्शन ड्रेनेज में आप कोई चीज़ को सक्शन करके निकालते हैं। फिर वाटर सील, आईसीडी जो पड़ती है आपकी इंटरकॉस्टल ड्रेनेज जो चेस्ट में, वो अंडर वाटर सील ही होती है, ठीक है। एंड क्लोज सिस्टम अलग लेवल पे चीज़ें बनी होती है इसमें। बेनिफिट्स में कंटिन्यूअस रिलीफ, क्या लाभ है इसमें? लगातार उसको पेशेंट को आराम बना रहेगा। वॉल्यूम की मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, जो कलेक्शन उसमें आता है उसको हम नाप सकते हैं। प्रिवेंट्स रीअक्युमुलेशन, और ये दोबारा उस चीज़ को घटने से रोकता है, क्योंकि ये कंटिन्यू ड्रेन हो रहा है तो कोई चीज़ वहाँ इकट्ठा होगी नहीं, ठीक है। फिर अलाउंस हीलिंग, और अगर ये चीज़ होती रहती है तो जो सराउंडिंग जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हील करने का या उनको ठीक होने का, दुरुस्त होने का समय मिलता है। वरना अगर कोई चीज़ मान लीजिए किसी एरिया में भर गई तो जब भरी है तो वहाँ पे वो हीलिंग कैसे करेगा? वो फाउल मैटेरियल्स या इन्फेक्शियस मटेरियल या कलेक्शन उस जगह को भरने ही नहीं देंगे। तो जब वहाँ से सोके या वो फ्लूइड बाहर आएगा तभी तो वो जगह भरेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ होता है ये बात समझो। ये 6 चीज़ें इसमें लिखी है। पहला है प्लूरल इफ्यूजन, दूसरा है ज्वाइंट डिफ्यूजन, थर्ड इज निमोथोरेक्स, फोर्थ इज एब्सेस, फिफ्थ इज ascites एंड सिक्स्थ इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो इसमें क्या है? प्लूरल इफ्यूजन पहले समझ लीजिए। फ्लूइड accumulation causing dyspnea requires drainage for symptom relief and diagnostic analysis। अगर लंग्स में या प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है, जनरली प्लूरा होती है जो लंग्स के बीच में होती है, लंग्स के बाहर की तरफ 2 लेयर्स होती हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड accumulate होता है, तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए ये किया जाता है यूज। इससे क्या है, जो सांस फूल रही है पेशेंट की उसमें आराम मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब ये फेल हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो एक्सपेंशन ऑफ लंग प्रॉपर ना होने के कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। उस कंडीशन को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्लूरल इफ्यूजन किया जाता है। फिर है ज्वाइंट इफ्यूजन, स्वेलिंग एंड पेन फ्रॉम फ्लूइड इन जॉइंट्स रिक्वायरिंग एस्पिरेशन फॉर रिलीफ। जॉइंट्स में अगर फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी रिमूवल करना पड़ता है। जॉइंट्स में ज़्यादातर साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, तो अगर मान लीजिए उसका एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो जाए किसी कारण से, या कोई अंदर ड्रेनेज हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से वहाँ मैक्सिमम ब्लड कलेक्ट हो जाए, तो इस तरीके की कोई भी कंडीशंस होती हैं तो उस कंडीशन में ज्वाइंट इफ्यूजन किया जाता है। फिर निमोथोरेक्स, एक शब्द याद रखिएगा, निमो मीन्स होता है एयर, ठीक है। तो एयर इन प्लूरल स्पेस में एयर होती है। इट्स रिक्वायरिंग चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट फॉर लंग री-एक्सपेंशन। चेस्ट ट्यूब डाल करके अगर डाल देते हैं तो फिर लंग फिर से एक्सपेंड हो जाता है और फिर से वेंटिलेशन होता है। बट ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें बहुत ही प्रॉम्प्टली और एक्टिवली असेसमेंट और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी इमीडिएट बेसिस पे करना होता है। लेकिन इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कई सारे होते हैं और प्रोसीजर से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस कई सारे होते हैं। एब्सेस, कोई घाव हो रहा है, इन्फेक्टेड फ्लूइड कलेक्शन, नीडल ड्रेनेज एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। अगर कोई कलेक्शन है तो देखिए नीडल से ही उसको एस्पिरेट कर लेते हैं काफ़ी कुछ वहाँ पे, और ओवरऑल अगर जरूरत है तो फिर कुछ इंसिजन दे करके प्रॉपर ड्रेसिंग हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खाली बेल्ट करके और एंटीबायोटिक थेरेपी दे करके ठीक कर सकते हैं। एसाइटिस, जो आपको पता होगा, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है। एब्डोमिनल फ्लूइड कलेक्शन कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड कंप्रोमाइज्ड ब्रीदिंग, जिसको आप लोग पेट में पानी भरना कहते हैं, तो वो स्टेट होती है, उसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। तो अगर ये स्टेट होती है तो इसमें भी फिर हम लोग ट्यूब डाल करके और पेशेंट का जो है वो फ्लूइड रिमूव करते हैं। लेकिन ये अभी आगे बता देंगे कितना क्या कैसे। नेक्स्ट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर हार्ट के अंदर जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में भी जैसे प्लूरा में भर जाता है, वैसे ही हार्ट की भी जो लेयर्स होती है उनके बीच में जब जो पेरिकार्डियल उसकी लेयर होती है उसमें फ्लूइड कलेक्शन होने के कारण एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोरेट। तो फिर एक्सपेंशन ही नहीं होता है हार्ट और वो पल्सेशन सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी गति रुक भी सकती है। फ्लूइड के कारण दबाव होता है, भाई हार्ट को क्या है, उसको पंपिंग करने को मिलना चाहिए ना, बट इफ द फ्लूइड इज कलेक्टेड सराउंडिंग द पेरिकार्डियम, सो अलाउ कहाँ करेगा वो, तो अलाउ नहीं करेगा, तो रिवर्स प्रेशर डालेगा तो फिर एक सर्टेन टाइम बाद फटीग होकर के स्टॉप हो सकता है।
Is it clear? So cardiac tamponade dress requiring urgent pericardiocentesis. एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस, बट इट इज वन ऑफ द गाइडेड होता है। और दूसरी चीज बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, और ये प्रोसीजर कैथ लैब में ही होता है, और इसके मैक्सिमम रिस्क होते हैं। ये प्रोसेस करते समय भी रिस्क हो सकता है, सो बी केयरफुल विद दिस सिचुएशन। दिस टर्म शुड बी नोटेड। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्राइंडिकेशंस किसमें है, नहीं करना चाहिए एब्सोल्यूट अनकोऑपरेटिव पेशेंट अनलेस सीडेटेड। अनकोऑपरेटिव जो पेशेंट सहयोग ना करे तो उसके साथ नहीं करना है अनलेस सीडेटेड। अगर उसमें ज़रूरत है और इंटेंट ये बात का मैनेज हो सकते हैं तो उसको सीडेशन दे करके कर सकते हैं तो ठीक है, अगर सीडेशन नहीं दे सकते हैं तो नहीं करें। फिर सीवियर कोगुलोपैथी, अगर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा है, INR इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो होता है, तो अगर ये मोर देन 1.5 है और प्लेटलेट 50,000 से कम है तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन है कॉर्नियल साइड जहाँ पे पंक्चर करना है वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन है तो भी नहीं करेंगे। फिर लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल फ्लूइड कलेक्शन, अगर वहाँ पे आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड चेक किया और आपको फ्लूइड उतना नहीं मिल रहा है कि उसमें आप ड्रेन करें तो फिर उस प्रोसीजर को ना करें, क्योंकि अनलेस अंटिल ये एक तरीके से इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कहीं ना कहीं पेशेंट को डायरेक्ट बॉडी में चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम ऐसा कोई प्रोसीजर ना करें जिससे आगे चल करके कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट। नेक्स्ट इज रिलेटिव क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, रिसेंट एंटीकोगुलेशन थेरेपी, स्मॉल फ्लूइड वॉल्यूम या बुल्लस एम्फाइसेमा। एक तरीके से कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो इस तरीके की अगर स्टेट होती है तो उन स्टेट में भी हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्पेशल प्रिकॉशंस में ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट एंड एक्सप्लेन रिस्क एंड बेनिफिट्स। पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को उसके विषय में पूरी चीज़ें बताएं। कुछ चीज़ें हो सकता है पेशेंट को अगर कॉन्शियस नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है तो उसको नहीं बताएंगे, लेकिन फिर फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर्ली ब्रीफ करेंगे और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको बताएंगे, इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तभी प्रोसेस करेंगे और उसके रिस्क और बेनिफिट दोनों बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप छुपा लें कोई चीज़ बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिव्यू इमेजिंग स्टडीज एंड लैब वैल्यूज, आप जब जांचें हो जाए तो उसके बाद इवैल्यूएट भी कर लीजिए, CBC करा लीजिए, कॉम्बिनेशन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। नेक्स्ट कंसीडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस नहीं होती है, जो डिफिकल्ट एस्पिरेशंस होते हैं, जो रिमूवल होता है फ्लूइड का, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होता है, ठीक है। हैव इमरजेंसी इक्विपमेंट अवेलेबल, और साथ में इमरजेंसी इक्विपमेंट्स भी आपके साथ में अवेलेबल हो, जैसे चेस्ट ट्यूब ट्रे, रिससिटेशन कार्ड। रिससिटेशन कार्ड क्यों क्योंकि अगर इनकेस कुछ प्रोसीजर को करते समय कोई भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि पेशेंट का हार्ट रुक जाए या उसका रेस्पिरेशन रुक जाए या उसको कोई इमीडिएट सडन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाए या कोई थ्रोम्बल एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाए, उस स्टेट में लाइफ थ्रेटनिंग इमीडिएट हो जाता है, तो आपके पास पेशेंट को CPR करना और इंट्यूबेट करके पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लेना, वो सारी चीज़ें बैकअप रेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट उस प्रोसेस को करने के लिए इक्विपमेंट एंड प्रिपरेशंस में जो हम एस्पिरेट करते हैं, स्टेराइल सप्लाइज, स्टेराइल ग्लव्स एंड गाउन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, स्टेराइल ड्रेप्स, गॉज एंड ड्रेसिंग्स, स्पेसिमेन कंटेनर्स एंड सूचर किट। सूचर किट इसलिए होता है क्योंकि जब ऐसी जगह पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, जहाँ पे बॉडी के पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो डायरेक्ट उसको ओपन ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जरा सा भी कहीं ढीला हो किसी चीज़ से कनेक्टर को खींच के बाहर आ जाए या मिसप्लेस हो सकता है। So just keep that thing on the hold at that same place. The sutures of outer part, जो जिस हिस्से से मान लो अगर डाली गई इतने हिस्से पे, तो यहाँ पे उसने जो बाहर और फिर जहाँ से निकल रही है उसी जगह हम स्टिच कर देते हैं, तो ये यहीं पे रुकी है, तो अंदर अपनी पोजीशन में प्रॉपर पड़ी है, पेट में हो जाए। नेक्स्ट इस प्रोसीजर आइटम्स में लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें लिडोकेन 1-2% यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, लोकल एनेस्थीसिया में लिडोकेन ही यूज़ होता है, ठीक है। फिर नीडल्स होती है 18 से 22 नंबर की, सिरिंज, कैथेटर और ड्रेनेज। कैथेटर होता है या ड्रेनेज, जो जैसे पॉलिश में है तो उसमें कैथेटर बोलते हैं, और ड्रेनेज में तो एक पाइपों संरचना होती है, उसको ड्रेनेज ट्यूब कहते हैं। ड्रेनेज बैग और सिस्टम जिसमें कलेक्शन होता है उसको ड्रेनेज बैग कहते हैं। एंड 3 वे स्टॉप, और वो जिससे ड्रेन जहाँ से अंदर से आया है
बाहर की तरफ वो 3 वे स्टॉप पंप से कनेक्टेड हो सके। कैसे कैसे क्या यूज़ करना है, कहीं हो सकता है किसी को कुछ डालना हो इंट्रोड्यूस करने के लिए आप उस पोर्ट से जोड़िए, ड्रेन दूसरे पोर्ट से हो रहा है निकालना है कैसे, ठीक है। सो दैट इज नेक्स्ट पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वेरीफाई कंसेंट, पहले कंसेंट लेंगे, पोजीशन प्रॉपर्ली, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में बनाएंगे, फिर बेसलाइन वाइटल्स पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, बाकी चीज़ों का असेसमेंट, ऑक्सीजन अगर जरूरत है तो रेडी करके रखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करिए एंड मार्क साइट, जिस जगह पे प्रोसीजर करना है उस साइट को मार्क कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यहाँ पे होगा, उसी जगह पे क्लीनिंग और पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट इज एसेप्टिक टेक्निक प्रोटोकॉल में ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, हैंड हाइजीन, स्टेराइल ग्लव्स, स्किन प्रिपरेशन एंड ड्रैपिंग, उसको प्रॉपर्ली हैंड हाइजीन अपनी मेंटेन करेंगे, स्टेराइल ग्लव्स यूज करेंगे, स्किन को प्रिपेयर करेंगे और ड्रैप कर देंगे ताकि बस जिस हिस्से पे करना है उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। क्रिटिकल स्टेप्स फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन में परफॉर्म सर्जिकल हैंड स्क्रब टू यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बिफोर डनिंग स्टेराइल ग्लव्स, तो पहले अपना हाथ स्क्रब कर लें तभी ग्लव्स पहने, ध्यान रखिएगा। प्रिपेयर स्किन विद क्लोरहेक्सिडिन इन कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर सेंटर आउटवर्ड अलाउ टू ड्राई कंप्लीटली, आप क्लोरहेक्सिडिन से एक तरीके से स्किन को क्लियर करेंगे और उसमें अंदर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ क्लियर। नेक्स्ट इज यूज मैक्सिमम स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशंस, जो भी स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशंस है, कैप है, मास्क है, ये जिसको पीपीई आप बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगा के ताकि काम करना है। मेंटेन स्टेराइल फील्ड थ्रू आउट प्रोसीजर एंड नो ब्रेक्स इन टेक्निक, जो भी स्टेराइल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। यूज ओनली स्टेराइल इक्विपमेंट एंड हैंडल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंटामिनेटिंग स्टेराइल सरफेस, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरलाइज हो और उन्हीं को ही यूज़ करेंगे, इधर उधर कहीं किसी जगह पे अनस्टेराइल जगह पे टच नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर सिस्टमैटिकली करें और कोशिश करें कि आपकी टेक्निक और आपके इक्विपमेंट स्टेराइल होने चाहिए, अनस्टेराइल नहीं होना चाहिए। अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग इमीडिएटली, प्रोसीजर करने के बाद स्टेराइल ड्रेसिंग वहाँ पे अप्लाई करें, ड्रेनेज पड़ने के बाद इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर कंप्लीशन, जब प्रोसीजर हो जाए तो उस पर प्रॉपर ड्रेसिंग करके उसको कवर करें, ठीक है। पाइप एक निकल जाएगा, बाकी वो कवर। एस्पिरेशन प्रोसीजर स्टेप्स में पहला प्री प्रोसीजर, दूसरा इंसर्जन, तीसरा एस्पिरेशन एंड फोर्थ इज पोस्ट प्रोसीजर, ये स्टेप्स होते हैं। पहला प्री प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले पोजीशन पेशेंट, परफॉर्म डाउनवर्ड टाइम आउट, एस्टैब्लिश स्टेराइल फील्ड, एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया, ये चारों चीज़ें आपकी प्री प्रोसीजर में हो गई, ठीक। फिर इंसर्शन में इंसर्ट नीडल विद सिरिंज अटैच्ड, एडवांस स्लोली विद जेंटल एस्पिरेशन अंटिल फ्लूइड ऑब्टेन, आप इंसर्ट करते हैं नीडल और उस प्रॉपर लोकेशन पे और ये असेस करते हैं कि फ्लूइड आया कि नहीं आया, जहाँ से फ्लूइड आ गया वो जगह आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। फिर एस्पिरेशन में विथड्रॉ फ्लूइड स्लोली, मैक्सिमम 1500 ml एट वंस, एक बार में 1500 ml से ज़्यादा नहीं निकाल रहा है। कलेक्ट सैंपल्स इन स्टेराइल कंटेनर्स फॉर एनालिसिस, और कुछ सैंपल जांच के लिए अलग से ले लीजिए और बाकी बैक जो शुरू के कुछ है उसको निकल जाने दीजिए, बीच का हिस्सा ले लीजिए और उसको जांच के लिए भेज दीजिए, बाकी आप ड्रेनेज के साथ कनेक्ट करके उसमें भर दीजिए। बट ये नहीं कि एकदम से खोला भर ऐसे नहीं, इट शुड हैव टू कम स्लोली। एंड जब भी कभी एस्पिरेशन करते हैं तो रैपिड एस्पिरेशन नहीं करते हैं, स्लो एस्पिरेशन। रैपिड एस्पिरेशन करने से कभी भी उसके वाइटल पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, उसका बीपी फॉल कर सकता है, पेशेंट एक तरीके से डिलीरियम या स्लीप कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। पोस्ट प्रोसीजर्स में क्या है, रिमूव नीडल, नीडल को रिमूव करें, अप्लाई प्रेशर एंड स्टेराइल ड्रेसिंग, जैसे नीडल रिमूव करें प्रेस कर लें, स्टेराइल ड्रेसिंग करें वहाँ पे, एंड मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर कर लें। ऑर्डर पोस्ट प्रोसीजर्स इमेजिंग इफ इंडिकेटेड, क्या होता है जब हम कोई भी प्रोसीजर कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये असेसमेंट करते हैं कि पहले का वॉल्यूम कितना था और अभी का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो ऑर्गन उस समय श्रिंक था उसको खुलने का मौका मिला कि नहीं मिला या कितना खुला, तो वो असेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि कितना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ वो दिख जाए, और दूसरी चीज़ एक्सपेंशन उस ऑर्गन का हुआ कि नहीं हुआ,
मान लो अभी जब प्रेशर रिकॉर्ड श्रिंक था, आपको एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनाटॉमी से उसकी पता चल रहा है। ऐसे ही ये चीज़ों से करने से इमेजिंग की जरूरत होती है, इसलिए इसको चेक दोबारा करना। कंटिन्यूअस ड्रेनेज सेटअप कैसे करें? इंसर्शन टेक्निक, यूज सेटिंग टेक्निक या ड्रॉपर, एक ड्रॉपर होता है उससे से पूरा चेक करते हैं। ठीक है, इंसर्ट गाइड वायर थ्रू नीडल, और वो इंसर्ट एक गाइड वायर उसमें होता है, उसको थ्रू नीडल के उसमें डाला जाता है। डायलेट ट्रैक, फिर ट्रैक को डायलेट किया जाता है जो अप्रोप्रिएट साइज, एडवांस कैथेटर ओवर वायर, और फिर उसमें एडवांस कैथेटर को वायर के थ्रू डालते हैं। फिर नेक्स्ट इज रिमूव वायर, वायर को हटा लेते हैं और परफॉर्म प्लेसमेंट उसको कर देते हैं। ऐसे जब आप सेंट्रल लाइन डालेंगे, नेक में सेंट्रल लाइन डाली जाती है, चाहे पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए हो, मेडिकेशन देने के लिए हो, चाहे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स देने के लिए जो आगे लाइन से जाती है, उसमें भी सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट कनेक्ट टू ड्रेनेज सिस्टम, और फिर वहाँ से कनेक्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। वो तो वहाँ से ड्रेन नहीं करते क्योंकि वहाँ तो खाली सप्लाई दी जाती है, बाहर नहीं निकलती, लेकिन बाकी एरियाज की बॉडी पार्ट्स जहाँ पे बताया, यहाँ 6 जगह, उन जगह पे ये एंड ऑब्टेन कंफर्मेटरी इमेजिंग, और जब वो चीज़ डाल दीजिए तो उसके बाद भी पेशेंट का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जरूर होता है या फिर इको। तो ये वेरीफाई करने के लिए हार्ट के लिए इको, चेस्ट के लिए एक्सरे और एब्डोमेन के लिए अल्ट्रासाउंड, ये वेरीफाई होता है कि जो हमने चीज़ इंसर्ट की है वो सही जगह पड़ी है। उसके लिए वर्ड बोलते हैं कि वन सो थिंग्स इज अवेलेबल एंड प्रेजेंट इन सीइंग कंडीशन। तो जब कभी यूज़ देखिएगा तो उसमें देखिएगा। नेक्स्ट इज सिस्टम मैनेजमेंट, एंश्योर सिस्टम इज एयर टाइट एंड प्रॉपर्ली कनेक्टेड। जो सिस्टम है वो एयर टाइट है और प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं। सेट एप्रोप्रिएट सक्शन लेवल 20 सेंटीमीटर पर H2O फॉर चेस्ट। पोजीशन ड्रेनेज बैग बिलो इंसर्शन साइड, ड्रेनेज बैग को नीचे रखें इंसर्शन साइड से। सिक्योर आर ट्यूबिंग टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट, और ट्यूबिंग को प्रिवेंट करें डिसलॉज करने के लिए। लेवल कैथेटर विद डेट एंड टाइम, जो भी डेट टाइम आपने जब स्टार्ट किया है वहाँ से उसको मेंशन करिए ताकि पता नहीं इस तारीख को ये प्रोसीजर हुआ था, क्योंकि 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद मेजरली ये सब चीज़ें 7 दिन के बाद रिवील करी जाती हैं। अगर ये है कि नहीं ठीक है तो इसको हटाना भी पड़ता है, या तो फ्रेश डालें या फिर कुछ और मैनेजमेंट करें, क्योंकि लंबे समय तक डालने से क्या है इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आउटपुट वॉल्यूम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है उसका आउटपुट डेली असेस होता है, चाहे राइस ट्यूब से हो। उसके जब आप कभी नर्सिंग का काम करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग होती है। आपका जो मेजर रूट से जो आता है ड्रेन, उसकी रिपोर्टिंग होती है। जितना कैथेटर यूरिन से आता है वो रिपोर्टिंग होती है। स्टूल कितनी बार पेशेंट गया उसकी रिकॉर्डिंग होती है। चेस्ट आईसीडी से कितना लिक्विड बाहर आया है उसकी मेजरमेंट होती है। ये सब आउटपुट का पार्ट होता है कि बॉडी से कितना चीज़ बाहर आया, और वैसे ही पेशेंट को 24 घंटे में क्या क्या दिया गया वो इनपुट का पार्ट है। तो इनटेक आउटपुट का चार्ट प्रिपेयर होता है, तो जितनी भी चीज़ें बॉडी से बाहर आई वो भी मेंशन होती हैं और जो अंदर गई वो भी मेंशन। तो इनटेक आउटपुट चार्ट प्रिपेयर इस तरीके से। फिर मेंटेन स्टेराइल क्लोज सिस्टम, और जो भी सिस्टम जिसमें आप ये प्रोसीजर करें वो क्लोज और एक तरीके से स्टेराइल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट पेशेंट मॉनिटरिंग में वाइटल साइंस ध्यान रखिएगा, हर 15 मिनट पे जरूर चेक करें। 1 घंटे तक शुरू में बाद में फिर देन एवरी 4 घंटे पर चेक करें। मॉनिटर बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेगुलरली। वॉच फॉर हाइपोटेंशन, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेंशन ही होता है जब कभी भी वॉल्यूम एक्स्ट्रा निकालेंगे या प्रोसीजर करेंगे तो उसमें ये चांसेस है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्टेटस में असेस ब्रीदिंग एफर्ट, पेशेंट का ब्रीदिंग एफर्ट कैसा है। ऑस्कल्टेट लंग साउंड, लंग की साउंड को जरूर ऑस्कल्टेट किया जाता है, क्योंकि अगर फ्लूइड आ रहा है वहाँ ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर किसी और ट्रैक में या किसी और जगह में जा रहा है तो साउंड से ऑस्कल्टेट करने पे पता चल जाता है। मॉनिटर फॉर डिस्निया, पेशेंट की सांस तो नहीं फूल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चेक चेस्ट एक्सपेंशन, पेशेंट ये बात आ गई देखिए, चेस्ट पेशेंट का चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। नेक्स्ट साइड असेसमेंट में चेक फॉर ब्लीडिंग, जहाँ से प्रोसीजर किया था वहाँ देख लेंगे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है एक्स्ट्रा। फिर इंस्पेक्ट ड्रेसिंग पैल्पेट फॉर स्वेलिंग, और जहाँ पे आपने ड्रेसिंग की है उस जगह को भी पैल्पेट करके ऊपर से देखेंगे भाई नॉर्मली जब हमने लगाया था प्रोसीजर हुआ था तो नॉर्मल था, अभी उस जगह के आसपास कहीं सूजन तो नहीं है। असेस पेन लेवल, और पेशेंट का पेन कितना है, पहले से कम है, ज़्यादा है या उतना ही है,
वो भी एसेस करेंगे। ड्रेनेज आउटपुट की बात आ रही है। ड्रेनेज आउटपुट में मेजर एंड रिकॉर्ड वॉल्यूम एवरी शिफ्ट हर नर्सिंग शिफ्ट पे होता है। नोट क्लोजर नोट कलर एंड कंसिस्टेंसी, जो चीज़ अंदर से बाहर आ रही उसकी कलर और कंसिस्टेंसी कैसा है, कलर पहले कैसा था अभी कैसा है, कंसिस्टेंसी थिक है एक तरीके से या लिक्विफाइड है ये पता होना जरूरी है या क्लॉटेड है। एंड रिपोर्ट सडन इंक्रीज और डिक्रीज, और ये भी ध्यान रखें कि कुछ समय में ठीक है नॉर्मल था लेकिन अभी ज़्यादा हो गया या अभी कम हो गया या नहीं हो रहा, तीनों कंडीशंस में है वो देखनी, या एक नॉर्मल कोर्स में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। वॉच फॉर साइंस ऑफ हीमोरेज, और ये भी देखें कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। नेक्स्ट इज सिस्टम फंक्शंस में वेरीफाई कंटिन्यूअस सक्शन इफ ऑर्डर, अगर आपको वेरीफाई कंटिन्यूअस सक्शन आप अगर ऑर्डर है तो उसको चेक करें। फिर चेक फॉर ऑल लीक्स इन चेस्ट ट्यूब जो पड़ी है उसमें देख लें कहीं से कोई लीक तो नहीं है। नेक्स्ट एंश्योर ट्यूबिंग इज नॉट किंग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड, ये ध्यान रखेंगे कि जो ट्यूब पड़ी है वो ये ध्यान करेंगे कि कहीं अंदर से मुड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर मुड़ी होगी तो भी एक्सचेंज नहीं होगा, फिर जो चीज़ें अंदर से बाहर आनी है वो नहीं आएंगी ऊपर सकती है, या आगे से ट्यूब मुड़ गई पिंक हो गई, या कोई रुकावट है, मान लो अंदर से ब्लड आ रहा था अब ब्लड जो टिप का पार्ट आगे कहीं उसी में जाके क्लॉट हो गया, क्लॉट होने से आगे फिर जो ड्रेनेज आना था नहीं आ रहा तो बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा। सो बिग प्रॉब्लम। कंफर्म वाटर सील चैम्बर फंक्शनिंग, जो अंडर वाटर सील जब हम आईसीडी डालते हैं उसमें अंडर वाटर सील होती है तो वो मूव करते रहता है पानी, इसका मतलब जब पेशेंट सांस लेता रहता है तो उसके साथ तो दिखता रहता है उसमें, और अगर नहीं अंडर वाटर सील मूव कर रही है तो इसका मतलब जो अंदर से चीज़ें आनी है वो सही से। नेक्स्ट इज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, इसमें क्या क्या होते हैं, इमीडिएट में निमोथोरेक्स, ब्लीडिंग और निमोथोरेक्स, वेसोवेगल रिएक्शन, ऑर्गन फंक्शन, एयर एम्बोलिज्म, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो ऐसी कंडीशंस हैं जो सडन क्राइसिस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये जाने रहिए, निमोथोरेक्स चेस्ट में एयर भर जाना, ब्लीडिंग और हेमाटोमा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और या फिर हिमोथोरेक्स ब्लड भर जाना थोरेक्स में, या वेसोवेगल रिएक्शंस उस दिन भी बताया था आपको, सडन कफिंग और ये सब चीज़ें। नेक्स्ट ऑर्गन फंक्शन, लिवर या स्प्लीन या बाउल फंक्शन हो सकता है, या फिर एयर एम्बोलिज्म, जो पैसेज है जो वेन है या उसमें एयर को भर जाना, एयर का बबल्स को भर जाना, उसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, और वहाँ से आकर के और वो हार्ट को भी एक तरीके से चोक कर सकती है कोरोनरी आर्टरीज को, तो इससे भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट होती है। डिलेड में इन्फेक्शन या वहाँ पर कोई सूजन जैसा लाल सा हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना, फिर रीएक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा, दोबारा से पल्मोनरी एडिमा का होगा। पल्मोनरी एडिमा एक बार जाने रहिएगा कि पल्मोनरी एडिमा भी बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सडन और इमीडिएट और एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगर पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को जनरेट हुआ है तो आपको बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना होता है और टाइमली मैनेज करके तब पेशेंट को आप सेटल कर पाते हैं, लेकिन इसमें 2 घंटे 4 घंटे का समय लग जाता है और फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होता है। तो ये टर्म भी ध्यान रखिएगा पल्मोनरी एडिमा। एक तरीके से एडिमा समझ लो कि पानी का तत्व शरीर में बढ़ जाता है, कहीं से भी अपने आप ही सीरस फ्लूइड लंग्स की तरफ आ जाते हैं और वो एक तरीके से पूरे लंग्स का जो एक्सपेंशन है उसको भी इफेक्ट करते हैं और जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो आप बाहर से जब स्टेथो लगा करके सुनेंगे तो पेशेंट का जो साउंड्स होती है क्रैकल साउंड्स होती हैं, बिल्कुल खड़खड़ाहट के साथ जैसे आवाज़ होती है, जैसे पानी में से कोई हवा आती जाती है वैसी। तो आप पेशेंट डिस्नीक होने लगेगा तो बहुत सांस फूलने लगता है, उसका एक से बड़ा सीवियर कंडीशन है। फिर परसिस्टेंट एयर लीक, इसके साथ साथ अंदर से एयर लीक कर रही हो, फिर सीरोमा या हेमाटोमा या सीरम का कलेक्शन या फिर ब्लड का कलेक्शन जो है वो होने लग सकता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में यूज अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर डिफिकल्ट प्रोसीजर्स, जो भी डिफिकल्ट प्रोसीजर हो उसमें अल्ट्रासाउंड यूज करें, एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करें। लिमिट फ्लूइड रिमूवल टू 1500 ml पर सेशन टू प्रिवेंट री-एक्सपेंशन एडिमा। अगर कभी भी प्रोसीजर करते हैं तो 1500 ml से ज़्यादा ना निकालिए। नेक्स्ट इज मॉनिटर कोआगुलेशन पैरामीटर्स एंड करेक्ट बिफोर प्रोसीजर्स। कोआगुलेशन पैरामीटर्स को पहले देख लीजिए, क्योंकि जब कोई भी प्रोसीजर ये करना होता है तो एटलीस्ट आपको पीटीसी या INR जरूर कराना चाहिए, तो
ब्लीडिंग प्रोफाइल होता है, क्लॉटिंग प्रोफाइल, तो आपको उससे पता रहता है कि अगर हमने कोई इंसिजन दिया या कोई चीज़ रप्चर करी तो ब्लीडिंग कितनी देर तक हो सकती है या नहीं, तो उसके हिसाब से आपको सेफ रहेगा। अगर आपने मान लीजिए असेसमेंट नहीं किया और पेशेंट का ब्लीडिंग प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो सकती है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए। फिर प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग एंड प्रॉपर चेक। जब भी कोई प्रोसीजर करें तो पेशेंट की पोजिशनिंग हमेशा बहुत जरूरी सही होती है, क्योंकि बिना पोजिशनिंग के आप कोई भी केस सही नहीं करा सकते, उससे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए पोजिशनिंग का स्पेशली ओटी में तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि केसेस जब होते हैं तो उसमें पोजीशंस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज यूज स्पॉटेड बाय सम डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्कैटर केयर मेंटेनेंस कैसे करेंगे। डेली केयर में इंस्पेक्ट इंसर्शन साइट फॉर साइज ऑफ इन्फेक्शन, आप उस जगह को रेगुलर बेसिस पे असेस करेंगे, डेली बेसिस पे चेंज ड्रेसिंग एवरी 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे बाद ड्रेसिंग को चेंज करेंगे, जनरली थर्ड डे हम लोग करते हैं। ठीक है, एंड क्लीन साइट, पहला जो प्रोसीजर होने के बाद नहीं टच किया जाता है, कोशिश करते हैं 2 दिन बाद ही उसको चेक। अगर कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है या कोई वहाँ पे लग रहा है डाउटफुल है, तो फिर ओटी वाले या तो बंदे चेक करें उसको प्रॉपरली, नहीं तो फिर या फिर जो से एक्सपर्ट्स हैं वही जाता है। नेक्स्ट इज क्लीन साइड विद क्लोरहेक्सिडिन ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंजेस, क्लोरहेक्सिडिन का यूज करें। असेस कैप्चर सिक्योरिटी एंड पोजीशनिंग, जो कैप्चर पड़ा है उसकी सिक्योरिटी चेक करें और पोजीशनिंग चेक करें। चेक ट्यूबिंग फॉर किंग्स और ऑब्स्ट्रक्शन, यदि पड़ी है मेमोरी ना हो इसके विषय में देखें। किंग्स समझ लीजिएगा, किंग्स मतलब जो ट्यूब गई है वो अपने आप ही बेंड होगा, एक उसका बेंड होगा, दैट इज किंग। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, है अपनी पोजीशन में लेकिन रुकावट होगा। ठीक है, दिस आर टू डिफरेंसेस। एम्प्टी कलेक्शन चैम्बर 2 to 3 फुल, अगर जब भी चैम्बर फुल होते हैं तो 2 से 3 बार खाली करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, जो भी ड्रेनेज है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। एक चीज़ मैंने पहले ही बताया था, आप जब आईसीयू में काम करेंगे या फिर आप हायर आईसीयू में काम करेंगे या क्रिटिकल केयर यूनिट में, तो आपको फ्लो चार्ट मिलता है, बड़ा सा पेपर होता है, एंड यू हैव टू फिल ऑल द थिंग्स systematically. So all the things, what the things are going on with the patient has to be mentioned in that document. और एक बार अगर फ्लो चार्ट देख लेंगे तो मुझे लगता है कि सारे पैरामीटर्स को आप जानें, सब कुछ जानें। फिर नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग क्या है, नो ड्रेनेज, चेक फॉर किंग्स एंड फ्लशिंग पैरामीटर्स। जब अगर ड्रेन नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे किंग्स का हो रहा तो नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो फ्लश करिएगा, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फ्लश करने से खुल जाएगा, लेकिन लंग्स में नहीं, ध्यान करके बिना गाइडेंस के आप नहीं करेंगे, तो बाहर से लंग्स में अंदर कुछ नहीं घुसेगा। ठीक है, एक्सेसिव ड्रेनेज, मॉनिटर वाइटल साइंस, अगर बहुत ड्रेनेज आ रहा है तो वाइटल्स को चेक करते रहेंगे और फिजिशियन को बताएंगे, नोटिफाई करेंगे, इसमें मिस नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट एयर लीक अगर है तो चेक कनेक्शन, असेस फॉर चेस्ट ट्यूब डिस्प्लेसमेंट, अगर एयर लीक हो रहा है तो फिर चेस्ट ट्यूब डिस्प्लेस्ड है, इसमें कोई दुराई नहीं, क्योंकि जो पाइप से आना चाहिए वो साइड से आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसलिए देखना है और कनेक्शन चेक करना है और इसको तुरंत इन्फॉर्म भी करना है। डिसलॉजमेंट, कवर साइड विद स्टेराइल ड्रेसिंग्स एंड नोटिफाई फिजिक्स, अगर वहाँ से चीज़ें हट रही हैं तो उसको प्रॉपर्ली फिर से ड्रेसअप करके और सर्जन को इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्म करें। फिर रिमूवल क्राइटेरिया, कब हटाएंगे इसको ये समझ लीजिए। अगर ड्रेनेज लेस देन 50 to 100 ml पर डे फॉर 24 to 48 आवर्स, अगर 24 से 48 घंटे में 50 से 100 ml प्रतिदिन की मात्रा से आता है और उससे कम की मात्रा में, तो फिर ये असेसमेंट किया जा सकता है कि इसमें ज़्यादा फ्लूइड नहीं है, ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ इंडिकेशंस क्या है, निमोथोरेक्स अगर रिजॉल्व हो गया है तो निकाल देते हैं। ठीक है, रिजॉल्व मतलब सेटल हो गया। नेक्स्ट, नो एयर लीक, अगर कोई एयर लीक नहीं 24 घंटे से चेस्ट ट्यूब में तो ठीक है। फिर है इमेजिंग कंफर्म्स लंग एक्सपेंशन और फ्लूइड रिजोल्यूशन, अगर हम एक्सरे से या अदर जांचों से ये देख लेते हैं कि हमारा जो लंग पहले जो नहीं एक्सपेंड कर रहा था वो एक्सपेंड कर रहा है और कोई फिर से फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, तो हम ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूवल क्राइटेरिया बता। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, प्रोसीजर नोट्स में कंसेंट, पेशेंट पोजीशन साइट,
एनेस्थीसिया टाइप, एंडोस, इक्विपमेंट यूज्ड, एक्सरसाइज टाइप, वॉल्यूम एंड कैरेक्टर ऑफ फ्लूइड रिमूवल, स्पेसिमेन सेंट फॉर एनालिसिस। हाँ याद रखिएगा, जब भी कभी कोई फ्लूइड निकलेगा तो जांच के लिए जरूर जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस एनकाउंटर, जो वहाँ कॉम्प्लिकेशंस हुए उसको मेंशन करना है। एंड पेशेंट टॉलरेंस ऑफ प्रोसीजर, पेशेंट ने कैसे टॉलरेट किया, अगर अच्छे से टॉलरेट किया है, सहयोग किया है, अच्छी बात है, नहीं तो मेंशन किया जाता है कि पेशेंट वॉज अनकोऑपरेटिव और अनटॉलरेबल। ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन में डेली ड्रेनेज आउटपुट चेक करेंगे, उसका वॉल्यूम, कलर और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। वाइटल साइंस एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, साइट असेसमेंट, इंडिक फाइंडिंग्स अगर कुछ है, और सिस्टम फंक्शन चेक और ड्रेसिंग चेंजेस एंड साइट पेयर, ये सारी चीज़ें बेसिकली फॉलो करेंगे। एंड ऑर्डर्स एंड फॉलो में क्या होगा, पोस्ट प्रोसीजर इमेजिंग अगर कोई है तो उसके लिए फिर आप जांच कराएंगे, चेस्ट एक्सरे करा लेंगे पेशेंट का। इंस्ट्रक्शंस जो आगे के लिए होंगी, लेबोरेटरी कोई टेस्ट होना है वो फॉलो करेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम सेटिंग, अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम सेटिंग का इशू है तो उसमें सक्शन लेवल क्या है वो देखना होगा। फिर पेन मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि जब कोई प्रोसीजर किया जाता है तो पेशेंट को पेन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि सर्जिकल मेथड अडॉप्ट होता है, तो उसमें पेन का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग से पेशेंट को पेन किलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, इस चीज़ को असेस करते हुए कि पेशेंट पहले से तो किडनी का पेशेंट तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस चेक करते हैं, पेशेंट के बाकी वाइटल्स की भी हमें इन्फॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से डोज पेन किलर्स की एडजस्ट करते हैं, या फिर जो सेफ पेन किलर्स होते हैं उनको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस, अगर कोई एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस है तो उसको हम फिर मेंशन करेंगे कि भाई आपको इधर करवट नहीं लेना है, या ऐसे नहीं बैठेंगे, या ऐसे फॉलो होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि नहीं हमने कुछ कहा नहीं, बताया नहीं, पेशेंट अपने हिसाब से दाएं की जगह बाएं घूम गया, पॉजिटिव केस के आप बता दें, टेक बाय नोट्स। सो भी इसलिए कहते हैं कि मेडिकल में एक एक चीज़ वर्बल के साथ साथ रिटन में भी होनी चाहिए। कल को फिर नहीं बताया, उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है तो सामने वाला कह देगा कि मैंने उस चीज़ को बोला था लेकिन इन्होंने फॉलो नहीं किया, सो वहाँ पर मुश्किल होता है। की टेकअवेज में ओवरऑल जो इसकी समरी एक तरीके से कह लीजिए तो प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन एंड कंसेंट आर एसेंशियल फॉर सेफ प्रोसीजर, ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन और कंसेंट जरूरी है सुरक्षित प्रोसीजर के लिए। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक जरूरी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए और कॉम्प्लिकेशन को ना होने देने के लिए। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इंप्रूव सक्सेस रेट्स एंड सेफ्टी, ऑब्वियसली जो भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जो भी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये असेसमेंट करना जरूरी है कि हाँ बिना इसके हम एक्चुअल में सही काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ कोई हर्ज नहीं है, आप हर हाल में अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें, क्योंकि अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट वहाँ रहता है, वो असेस करके आपको पोजीशन बता देगा कि कितनी डेप्थ पे, कितने एंगल पे क्या वॉल्यूम है, आप उतने पे इंसर्ट करिए, आपकी जो नीडल जा रही है उसको हम देख पा रहे हैं, हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कितना डीप जाना है, राइट जाना, लेफ्ट जाना। अब जब आप पोजीशन पहुँच जाएंगे फिर अपने आप आ जाएगा, हम देखते रहेंगे आपको कितना निकालना है, उसके बाद आपको बोल देंगे बहुत सब कुछ। सो यू जस्ट होल्ड ऑन थिंग एंड रिमूव द थिंग एंड टाइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर्स क्वालिटी केयर एंड लीगल प्रोटेक्शंस। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन किए हैं तो आपको क्वालिटी केयर भी मिलेगी और साथ में लीगल भी आप सुरक्षित मिलेंगे, ठीक है। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन प्रिवेंट सीरियस एडवर्स आउटकम्स, और अगर हम पहले इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लें तो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस और एडवर्स कंडीशन से हर हाल में बच सकते। तो कभी भी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एक जैसे हैं थ्रू आउट, कोई उसमें मिसमैच नहीं है। तो बेसिक प्रोटोकॉल्स जो स्टैंडर्डाइज्ड वे में ओटी में होते हैं, चाहे आपके आईसीयू में हो, तो उसको एक जैसे ही आपको फॉलो करना है, जैसे जो बेसिक स्टेप्स हैं वो सेम है सब। आगे फिर जो क्लासीफाई होगा कि हाँ स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसको अलग से, लेकिन हमेशा माइंड में अपने सेफ्टी और जो प्रोसीजर टेक्निक्स हैं उनका